प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के भेद और वाक्य के अंग और वाक्य के जो परिवर्तन होते हैं, कौन से वाक्य को किस प्रकार हम दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं, वह आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। तो जैसे आपको मैं एक उदाहरण के आधार पर आपको बताती हूँ। जैसे उदाहरण देखिए, देखा बहुत मैंने एक व्यक्ति शक्तिशाली। तो यह वह एक वाक्य है, ठीक है। देखा बहुत मैंने एक व्यक्ति शक्तिशाली। तो इसको पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि ये कोई वाक्य नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इससे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है और इसके जो कर्ता कारक और जो कर्म हैं वो क्या हैं, आगे पीछे हैं। इसमें जो वाक्य है वह व्यवस्थित रूप से नहीं है। तो अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे कि मैंने एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति देखा, तो यह जो है, इसमें जो वक्ता है उसका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। वो क्या कहना चाह रहा है, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो यह कोई वाक्य नहीं कहलाया जाएगा। तो अब वाक्य का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं वाक्य? तो वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है, उसे वाक्य कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पदों का व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। या एक प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। ठीक है, कि जो हम वाक्य बना रहे हैं उसका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तो वही वाक्य कहलाया जाएगा। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके जो अंग हैं, वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय इसके दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है? वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में हम जिसके बारे में कुछ कह रहे हों या कहा जा रहा हो उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जो कर्ता होता है वही वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे पक्षियों ने दाने चुग लिए, गरीब आदमी को भोजन दो। तो यहाँ पक्षियों ने तथा गरीब आदमी को के विषय में कुछ कहा जा रहा है, तो इसलिए यह उद्देश्य है। यह एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता रही हूँ। दूसरा है आपका इसका अंग वाक्य का विधेय। विधेय किसे कहा जाएगा? विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है। अतुल साइकिल चला रहा है। तो इसमें जो विधेय है वो क्या है? अनोखी घटना छपी है, और दूसरा जो वाक्य था साइकिल चला रहा है। तो अतुल क्या होगा? उद्देश्य होगा, और समाचार पत्र क्या होगा? उद्देश्य होगा। और जो उसके बारे में कहा जाएगा, अनोखी घटना छपी है, तो वह विधेय होगा। साइकिल चला रहा है, वह विधेय होगा। तो यह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो एक उदाहरण और देखिए नीचे, श्याम ने बाजार से फल लिए। तो कौन है कर्ता? श्याम है। तो श्याम क्या हो जाएगा? उद्देश्य। उसने क्या लिए, क्या किया, उसने क्या कार्य किया? बाजार से फल लिए। तो ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। और तो अब मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने जा रही हूँ, क्योंकि कक्षा 10 की जो सिलेबस है उसमें रचना के आधार पर ही वाक्य के प्रकार बताए गए हैं। तो वाक्य के रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इन 3 भेदों को बताने से पहले आपको ये समझना आवश्यक है कि
जो वाक्य हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। जैसे उपवाक्य, उपवाक्य क्या कहा जाएगा, एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य व विधेय सम्मिलित हों, उपवाक्य कहलाता है। तो उपवाक्य किसे कहते हैं, एक वाक्य का भाग, वही वाक्य का एक भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य व विधेय सम्मिलित हों, उपवाक्य कहलाता है। अब है, यह वाक्य से अलग होकर भी पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे प्रधान उपवाक्य, तथा जो उपवाक्य प्रधान मुख्य वाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ न दे उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो क्या किसे कहते हैं कि यह वाक्य से अलग होकर भी क्या करता है, अपना एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तथा जो उपवाक्य अर्थात प्रधान या मुख्य उपवाक्य से के बिना पूर्ण अर्थ न दे उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जो प्रधान उपवाक्य है वह दूसरे वाक्य, उस पर दूसरा वाक्य निर्भर रहता है। जैसे यदि बस आ जाए तो मैं चल पड़ूंगा, तो इसमें जो प्रधान जो उपवाक्य है वह क्या है, यदि बस आ जाए, और उस पर आश्रित क्या है, वो किस पर आश्रित है, तो मैं चल पड़ूं। तो अगर इसमें यदि बस आ जाए तो ये किस पर निर्भर है, तो मैं चल पड़ूं, किस पर, इस वाक्य पर ये पहला वाक्य निर्भर है, तो यह आश्रित उपवाक्य कहलाया जाएगा। ठीक है, और यदि बस आ जाए तो यह प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, अब है पहला जो इसका भेद है, सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहा जाएगा, तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तथा एक समायिका क्रिया होती है, सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। तो जिसमें क्या होगा, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा और एक ही उनकी क्रिया होगी, तो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाएगा। जैसे हम सामान्य तौर पर बोलेंगे, वर्षा हो रही है, गाड़ी छूट रही है। ठीक है, जैसे कल विद्यालय बंद रहेगा, बाजार खूब सजा है, किसान खेत जोत रहा है, बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो यह सब क्या कहलाए जाएंगे, सरल वाक्य कहलाए जाएंगे, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। अब क्या है, उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य किसे कहेंगे, कर्ता को कहेंगे, या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहा जाता है, और जिसके जो कुछ उसके बारे में कहा जाएगा वह विधेय कहलाएगा। ठीक है, तो सरल वाक्य किसे कहेंगे, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है और दोनों तथा एक ही समायिका क्रिया होती है। अब है दूसरा आपका है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहा जाएगा, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। प्रधान उपवाक्य किसे कहा था, मैंने बताया था आपको कि जिस पर दूसरा वाक्य, जिस पर वह निर्भर रहता है वह प्रधान उपवाक्य होता है, और एक वाक्य ऐसा होता है जो उस पर आश्रित रहता है। तो दोनों वाक्य जो हैं प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, एक अगर ये नहीं होगा तो ये भी पूर्ण नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये भी पूर्ण नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जब तक किसी भी वाक्य में ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो वह मिश्र वाक्य नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है। अगर हम बोलें वह लड़का मेरा मित्र है, कौन है, पूरा वाक्य नहीं हो रहा है। ठीक है, कौन है, जो पेड़ के पास खड़ा है। तो वाक्य कब पूर्ण हो रहा है, जब दूसरा वाक्य बोला जा रहा है। ठीक है, तो पहला वाक्य क्या होगा, दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा, आश्रित होगा, तो तभी यह पूरा वाक्य पूर्ण होगा। दूसरा है, अध्यापक ने कहा कि क्या कहा नहीं पता है, कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो अगर कल विद्यालय बंद रहेगा हम नहीं कहेंगे तो यह कोई वाक्य नहीं होगा। कि अध्यापक ने कहा कि यह कोई पूर्ण वाक्य नहीं कहा जाएगा।
कब तक नहीं कहा जाएगा? जब तक हम दूसरे वाक्य को नहीं कहेंगे, आश्रित वाक्य को नहीं कहेंगे, तब तक ये वाक्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो वाक्य हैं, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे ये जुड़े होते हैं। तो वह शब्द कौन कौन से हैं? जैसे कि, जो, जिसका, जिसने, जैसा, यदि, तो और जैसी आदि शब्दों से ये क्या रहते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं, और तभी ये मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य मतलब मिले हुए वाक्य कहते हैं। और ये कौन से शब्दों से जुड़े रहेंगे? कि, जो, जिसका, जिसे, जैसा, यदि, तो, जैसी आदि शब्दों से ये क्या रहेंगे? आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, फिर है अगला जो आपका वाक्य है वह है संयुक्त वाक्य। तो जैसे ही नाम से स्पष्ट हो रहा है संयुक्त, तो इसमें क्या होंगे? एक से अधिक वाक्य होंगे। ठीक है, जैसे क्या है इसकी परिभाषा? जैसे वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक चिन्ह क्या होते हैं? जिससे क्या होते हैं? शब्द आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें योजक शब्द कहा जाता है। जैसे कौन कौन से शब्द होंगे योजक? जैसे और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर, और, भी, किंतु, लेकिन, पर। इन शब्द योजक चिन्हों से ये वाक्य एक दूसरे से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होता है। ठीक है, सरल वाक्य में क्या था? बताया था मैंने, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और एक क्रिया होती है। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। अगर एक वाक्य नहीं होगा तो दूसरा वाक्य भी पूर्ण नहीं माना जाएगा। लेकिन जो संयुक्त वाक्य है उसमें क्या रहते हैं? संयुक्त मतलब जुड़े हुए, मिले हुए। तो संयुक्त का अर्थ है मिले हुए। तो इसका मतलब है कि एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य आपस में क्या हो रहते हैं? जुड़े रहते हैं, और यह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। अगर हम इनको अलग अलग भी कर लेंगे तो तब भी इसका एक सार्थक अर्थ हमें प्राप्त होगा। जैसे वह अस्वस्थ था इसलिए विफल हुआ, तो इसलिए क्या है? योजक चिन्ह है। तो इसको अगर हम ये बोलें वह अस्वस्थ था, तो ये क्या है? एक सार्थक अर्थ दे रहा है। तो सार्थक अर्थ दे रहा है तो यह एक परिपूर्ण वाक्य है। और दूसरा अगर हम कर लें विफल हुआ, वह विफल हुआ भी कह सकते हैं। तो विफल हुआ भी क्या है? एक पूर्ण अर्थ दे रहा है, सार्थक अर्थ दे रहा है, तो यह भी वाक्य कहा जाएगा। फिर है बालक रोया और चुप हो गया। तो अगर हम और को न लगाएं बीच में, तो चुप हो गया भी एक अर्थ दे रहा है, सार्थक अर्थ दे रहा है, यह भी ये वाक्य होगा। बालक रोया, तो यह भी एक अर्थ वाक्य बन रहा है। तो ये वाक्य और ये वाक्य आपस में आश्रित नहीं हैं, यह पूर्ण रूप से अपना अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, तो जैसे कुछ और उदाहरण ले लीजिए। जैसे बादल गरजे और वर्षा आ गई। बादल गरजे भी और वर्षा आ गई। ठीक है, फिर है जल्दी करो, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है, फिर है पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो क्या है? पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, यह भी एक पूर्ण वाक्य है, सार्थक वाक्य है। पुस्तकालय से ले ली, तो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहता है और योजक चिन्हों से जुड़ा रहता है, तो वह संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि वाक्यों को रूपांतरण करना होता है। जैसे सरल वाक्य से संयुक्त में रूपांतरित कीजिए, संयुक्त से मिश्र वाक्य में रूपांतरित कीजिए। तो इन वाक्यों का रूपांतरण करने से पहले, इनको परिवर्तन करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान देना आवश्यक है। जैसे केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, वाक्य का अर्थ नहीं। ठीक है,
जो वाक्य में कहा जा रहा है वह भाव परिवर्तित नहीं होना चाहिए और न ही वो उस वाक्य के अर्थ में परिवर्तन होना चाहिए, सिर्फ उसकी रचना को बदलना चाहिए। ठीक है, रचना बदलेगी, वाक्य का अर्थ वही रहेगा। दूसरा, संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों या संबोधक अव्ययों को हटाना चाहिए। यह दो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी वाक्यों का रूपांतरण कहने से पहले। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि साधारण वाक्य अर्थात सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे। एक उदाहरण है, जैसे आलसी होने के कारण वह विफल हुआ। तो ये क्या है, साधारण वाक्य है। इसको हम संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, क्या करेंगे, अर्थ क्या है, वह आलसी है इसलिए वह विफल हुआ, ये एक साधारण वाक्य है। लेकिन अगर हम इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। ठीक है, तो इसलिए क्या है, योजक चिन्ह है, और जो संयुक्त वाक्य होते हैं वह योजक चिन्हों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और दोनों वाक्य जितने भी वाक्य उसमें होंगे उन वाक्यों का अलग अलग अर्थ वह स्पष्ट करते हैं, और वह वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वह आलसी था, यह भी एक पूर्ण वाक्य है। विफल हुआ, यह भी एक अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है। और जोड़ा किससे गया है, इसलिए योजक चिन्ह से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया गया है। फिर है दूसरा एक वाक्य और है, सायंकाल होते ही पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए। तो यह भी एक सरल वाक्य या साधारण वाक्य है। तो इसको हम संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, जैसे सायंकाल हुआ और पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए। सायंकाल हुआ, यह एक अर्थ वाक्य है, और दूसरा वाक्य क्या हो गया, पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए, और योजक चिन्ह क्या हो गया, और तो ये क्या हो गया, साधारण वाक्य से हमने संयुक्त वाक्य में इसको परिवर्तित कर दिया। अगला है आपका साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तन। साधारण वाक्य आपको याद होगा किसे कहा जाता है, जहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और एक क्रिया होती है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, तुम उससे मिलने वहाँ चले जाओ। यह क्या है, सरल वाक्य है। इसको हम मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, तुम वहाँ चले जाओ जहाँ उससे मिलना है। अगर हम इस वाक्य को नहीं बोलेंगे, उससे मिलना है नहीं बोलेंगे, तो यह वाक्य भी कोई अपना सार्थक अर्थ नहीं देगा। तुम वहाँ चले जाओ जहाँ, कहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, कहाँ चले जाओ। तो यह अगर वाक्य दूसरा वाक्य अगर हम नहीं बोलेंगे तो यह वाक्य अपना कोई अर्थ प्रकट नहीं करता है, यह पूर्ण वाक्य नहीं माना जाता है। ठीक है, फिर है दूसरा साधारण वाक्य, अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं। तो इसको मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित किया हमें, जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। ठीक है, तो दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और उसको इन शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। जो छात्र अच्छे होते हैं क्या करते हैं नहीं पता, तो अगर हम इस वाक्य को नहीं बोलेंगे तो यह वाक्य पूर्ण नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, फिर अगला है संयुक्त वाक्य से साधारण या सरल वाक्य में रूपांतरण। संयुक्त वाक्य बताया था मैंने, जिसमें एक या एक से अधिक वाक्य आप होते हैं और एक वाक्य दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, और योजक चिन्हों से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य क्या है, उसने मेहनत की और सफल हुआ। दो वाक्य हैं, उसने मेहनत की और सफल हुआ। तो इसको हम साधारण वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, वह मेहनत करने से सफल हुआ, हो गया साधारण वाक्य में परिवर्तित। ठीक है, और को हटा दिया, अर्थ वही है, क्या बताया था मैंने, अर्थ वही होगा,
उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ संबोधक वाचक वाक्य शब्द और अवयवों में परिवर्तन होगा, बाकी उसका अर्थ और भाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थ वही दे रहा है, सिर्फ उसको उसके जो संबोधक हैं और जो योजक चिन्ह हैं, जो भी अव्यय हैं, उनको हटाकर उसको साधारण वाक्य में बदल दिया गया है। दूसरा है अध्यापक बाहर गए और बच्चे शोर मचाने लगे। ठीक है, दो वाक्य हैं, अध्यापक बाहर गए, बच्चे शोर मचाने लगे। तो हम इसको साधारण वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? अध्यापक के बाहर जाते ही बच्चे शोर मचाने लगे। ठीक है, साधारण वाक्य कैसे बन गया? हमने इसमें से और को हटा दिया और इसका जो अर्थ है वो वही रहता है, सिर्फ हमने क्या किया, अध्यापक के बाहर जाते ही बच्चे शोर मचाने लगे। तो यह क्या हो गया? एक साधारण बोलचाल की भाषा का वाक्य हो गया, तो इसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। दूसरा आपका है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। संयुक्त वाक्य, तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? योजक चिन्ह हो गया। तो इसको हम मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, तो वो मिश्र वाक्य होता। तुम महान हो क्योंकि, क्यों महान हो? क्योंकि तुम सच बोलते हो। तो किससे जोड़ा इसको आपस में? क्योंकि से जोड़ा। अर्थ वही है, सिर्फ उसके संबोधक वाचक और उसके अवयवों में परिवर्तित किया गया है। फिर है आपने कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की। तो इसको कैसे लिखेंगे? आप इसलिए सफल हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, दो और हैं, उनको भी आप देख लीजिए और समझ लीजिए। फिर है मिश्र से सरल वाक्य में रूपांतरण। मिश्र वाक्य, उसने कहा कि वह बहुत बुद्धिमान है। सरल वाक्य क्या हो जाएगा? उसने स्वयं को बुद्धिमान कहा। फिर है दूसरा, जब तक डॉक्टर पहुंचा रोगी मर चुका था। मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य कैसे बनेगा? डॉक्टर के पहुंचने तक रोगी मर चुका था। ठीक है, तो जो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं 10th क्लास की परीक्षाओं में, तो या कभी कोई प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उसमें भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और यह आपके सभी परीक्षाओं में आपके काम आएगा। तो क्या है? मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कैसे होगा? देखिए, मिश्र वाक्य, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। दो वाक्य हैं, जो व्यक्ति धनी है और वह किससे? दूसरे वाक्य एक प्रधान उपवाक्य दूसरे आश्रित वाक्य में निर्भर रहता है, आश्रित रहता है। तो संयुक्त में कैसे परिवर्तित करेंगे? वह धनी व्यक्ति है इसलिए हर चीज खरीद सकता है। ठीक है, फिर दूसरा है मोहन खिलाड़ी है जो कभी फेल नहीं होता। तो संयुक्त वाक्य कैसे परिवर्तित करेंगे? तो संयुक्त वाक्य में मोहन खिलाड़ी है और वह कभी फेल नहीं होता। ठीक है, तो मैं पूरी आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको वाक्य परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और वाक्यों को जो उनका रूपांतरण है, परिवर्तित करना, जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो आपको मैंने बताया। तो यह आपको समझ में आया होगा और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब इस वीडियो को अपने जो आपके साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अगली वीडियो में बनाऊँ वह आपको प्राप्त हो जाए। और यह जो आपको व्याकरण पढ़ाई जा रही है यह अकादमिक परीक्षाओं के लिए ही नहीं, अपितु जो आपके वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी यह व्याकरण पूछी जाती है। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको गद्यांश को कैसे लिखेंगे, कैसे उसका शीर्षक चयन करेंगे, कैसे उसके प्रश्नों को आप लोग करेंगे। ठीक है, और अगली जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगी अलंकार, जो एक महत्वपूर्ण विषय है, जो हर विषय परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप लोग अवश्य इसको सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।